Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में। राइट, चैप्टर नेम है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट भी की थी। उसके अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड टोटल इनकम। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, लेविंग टैक्स क्या होते हैं, लेविड कैसे किया जाता है टैक्स का, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टैक्सेशन के बारे में समझ में आ सके। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा जो आपकी बुक में है, आपके पेपर में आने वाली हैं, जो आपको काम आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में, एक्सरसाइज 6.2 के साथ में। आइए, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 6.2। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं, आपकी बुक में दिया हुआ है टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा क्या, टैक्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टैक्स है ना, ये हर एक पर्सन को देना पड़ता है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर। हमारी गवर्नमेंट जो होती है, हमारी इनकम में से कुछ पैसा हमसे मांगती है, ठीक है, दैट इज योर टैक्स। क्यों मांगती है? कमाया हमने है पैसा, हमने अपनी मेहनत से कमाया था, हम गवर्नमेंट को क्यों देंगे पैसा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, आप जो हो इंडिया में रह रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं बनाया, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर चलते हो कि नहीं? रोड, आपको एक अच्छी रोड चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए मुझे। हाँ, आपको अपने अगल बगल का एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। लेकिन क्या आपने इसके लिए कभी खर्चा किया? क्या आपने कभी रोड बनाने के लिए पैसा दिया? बताइए, डोनेशन दिया कभी रोड बनाने के लिए? या फिर आपने अपने आसपास के जो कचरा है, फैला हुआ है, गंदगी है, उसको साफ करने के लिए कुछ कर्मचारी आते हैं, तो क्या उनको कभी पैसा दिया आपने? तो आपने कभी सोचा वो कर्मचारी कहाँ से आ रहे हैं, कि कौन भेजता है उनको? ये रोड किसने बना कर दी है हमको? हमारे यहाँ पानी आता है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है? राइट, वैसे तो सबके घरों में आजकल मोटर होने लगी है, बट फिर भी पानी की सप्लाई जो होती है, जब सप्लाई की जाती है, सबके यहाँ मोटर नहीं होती, तो क्या करती गवर्नमेंट, क्या करती, सप्लाई करती है पानी का। तो पानी कहाँ से आता है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपने कभी सोचा कि ये सबका खर्चा कहाँ से आ रहा है? नहीं सोचा। तो अब सोचिए, ये सब का खर्चा हमारी गवर्नमेंट उठा रही है। जो एम्प्लॉई आपके यहाँ सफाई करने आ रहा है, आपके आसपास का जो कूड़ा कचरा उठा रहा है, जिसको आप लोग इन लैंग्वेज में क्या बोलते हो, जमादार के नाम से बोलते हो, कि वो क्या है, कूड़े कचरे वाला आदमी है, वो सफाई करके जाएगा, है ना, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो उसको सैलरी किसने दी? उसको सैलरी दी हमारी गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आए कि गवर्नमेंट जो है दे सके? क्या गवर्नमेंट छाप रही है पैसा? नहीं बेटा, गवर्नमेंट छाप नहीं सकती है। गवर्नमेंट जो है अपने मन से कितना भी मनी नहीं छाप सकती है। वैसे तो छाप सकती है, बट वो छापेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, वो एक अलग प्लानिंग है। बट इस बारे में सोचो कि यहाँ पर जो टैक्स है वो हमारा कैसे दिया जा रहा है, उसका यूज कहाँ हो रहा है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, उसने हमसे कलेक्ट किया, किसके रूप में? टैक्स के रूप में, ठीक है। यही टैक्स हम लोग जो पे करते हैं बिना मतलब का, मतलब कोई सामान लेना नहीं, देना नहीं, फिर भी हम टैक्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो यही टैक्स जो है गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है इन छोटे छोटे कामों के लिए, जो कि हमारे ही लिए काम में आते हैं। रोड बनवाई, रोड हमारे काम में आई कि नहीं आई? कर्मचारियों को रखा, वो हमारे काम में आए। आप बैंक में पैसा देते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा देकर आए, पूरा का पूरा पैसा लेकर आए, तो बैंक को क्या प्रॉफिट हुआ?
ठीक है। बैंक के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी कहाँ से आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो हैं, वैसे तो सैलरी उनको जो है हमारे ही पैसों से प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग और उनकी सैलरी उसी से कंडक्ट होती है। बट आप ये सोचो कुछ ऐसे समाज में सेवक हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं और हम उनको पैसा नहीं देते, फिर भी उनको पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट पे कर रही है। गवर्नमेंट कहाँ से पे कर रही है, अपनी जेब से, और वो पैसा अपनी जेब से नहीं हम ही लोगों से लिया गया है, ठीक है। बस किस रूप में लिया गया है, टैक्स के रूप में लिया गया है, तो इसलिए हमें टैक्स देना जरूरी होता है ताकि गवर्नमेंट आगे अच्छे से सर्वाइव कर सके। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब टैक्स दिया कैसे जाता है इसके बारे में भी समझते हैं। टैक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। एक कौन सा होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स होता है। देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी चीज़ें हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, जो सीधा सीधा आपसे मांग लिया जाए, भाई आपने इतना पैसा कमाया चलो पैसे लाओ, है ना। जैसे कि क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग घर में रहते हो, ठीक है, घर में रहे, आप बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे, 18 ईयर की एज हो गई आपकी, ठीक है, अभी तक आप पैसा कमाते नहीं थे। 18 ईयर तक कोई भी बच्चा जल्दी पैसे नहीं कमाता है, तो फादर और मम्मी जो हैं क्या करते हैं, पैसे नहीं मांगते हैं, ठीक है। बट अब धीरे धीरे आपने क्या किया, कमाना शुरू किया। जब कमाना शुरू किया तो अब मम्मी और पापा को क्या लगा कि अब बच्चा कमाने लगा है, अब वो अपना खर्चा संभाल सकता है, ठीक है भाई, अपना बच्चा जो है अपना खर्चा संभालने लगा। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाने लगे, ठीक है, आप इतना कमाने लगे कि आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। अब मम्मी और पापा ने कहा भाई देखो आपने अब पैसा कमाया, अपने काम के लिए यूटिलाइज किया, जो पैसा बचता है आप उसमें से थोड़ा पैसा हमें भी दिया करो ताकि हम भी अपना काम कर सकें, हम भी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें आगे के लिए, है ना, फ्यूचर बनाने के लिए हम भी कुछ काम कर सकें। वो पैसा क्या करते हैं, मम्मी और पापा मांगने लगते हैं। क्यों मांगने लगे, बिना किसी मतलब का मैं क्यों दूँ अपना पैसा मम्मी पापा को, है ना। तो वो जो काम में लगाएंगे चीज़, जो पैसा हम लोग मम्मी पापा को देंगे वो किसके काम में आएगा, वो हमारे ही काम में आएगा कहीं ना कहीं घूम के, क्योंकि मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी होगी वो उल्टा लेके देकर हमें ही तो मिलेगी उनके बाद, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही चीज़ हमारी जो होती है गवर्नमेंट के साथ में होती है। गवर्नमेंट जो पैसा हमसे लेती है वो ले देकर खर्चा तो हम ही के ऊपर कर रही है, रोड बनवा रही है, हमारे यहाँ सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो कौन भेज रहा है, गवर्नमेंट भेज रही है। उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है, गवर्नमेंट की जेब से मिल रही है, आपने तो कभी पैसे दिए नहीं उनको, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं ये सब हमारे टैक्स की वजह से आ रही हैं। अगर आप टैक्स देना बंद कर दिए तो आपका जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो क्या होने लगेंगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सब सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाएगी, और प्रोवाइड नहीं कराएगी तो फिर आपको नुकसान होने लगेगा, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जो मैं बता रहा था आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कुछ चीज़ों पर टैक्स आपसे डायरेक्ट ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी पे आपसे डायरेक्ट बोला जाता है कि आपकी जीएसटी इतनी जाएगी, इतने रुपए बनेंगे और इतने रुपए की आपको जीएसटी जाएगी, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स, जिसको आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हो। या फिर आपसे देखो आपके यहाँ घर में कभी कभी होता होगा हाउस टैक्स जमा किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में भी कुछ टैक्स जाता है जिसमें जो कि आपकी नज़र में आता है कि हाँ ये टैक्स हमने दिया है, राइट। हाउस टैक्स एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप लोग पर्सनली जमा करने जाते हो, ठीक है। हर 5 साल में या 10 साल में एक फिक्स टाइम के बाद एक हाउस टैक्स जमा किया जाता है। ये आपका क्या है, आपकी आंखों के सामने नजर आता है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। और वो टैक्स जो आपको नजर नहीं आ रहा है फिर भी आप टैक्स पे कर दिए हो, आपको पता ही नहीं चला कि मैंने टैक्स पे कर दिया, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं, आप कभी भी कुछ भी ग्रोसरी का सामान खरीदने जाते होगे, जैसे एक अगरबत्ती खरीदी आपने या परफ्यूम खरीदा आपने, तो परफ्यूम हो गया 500 रुपीज़ का, राइट स्टूडेंट्स, परफ्यूम हो गया 500 रुपीज़ का। इसी के साथ में लिखा होता है INCL, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसी रुपए में क्या है, सारे के सारे टैक्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता भी नहीं चला, 5 रुपए पे किए, उसी के अंदर टैक्स क्या था, इन्वॉल्व था, आपको पता भी नहीं चला। मीन्स ये इनडायरेक्ट टैक्स हमने पे कर दिया है। समझे इतनी बात को,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताते हैं आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है, जरा सा उसको समझो। जैसे डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल देते हैं, इनकम टैक्स। आपकी इनकम पर, इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स, जितना आप एनुअली इनकम कर रहे हो, जितना कमा रहे हो, उस पर एक टैक्स लिया जाता है। कुछ परसेंट टैक्स फिक्स डिपॉजिट हमें देना पड़ता है, ठीक, गवर्नमेंट को। तो वो क्या है, इनकम टैक्स पर लिया जाएगा। वो आपको पता चलेगा कि मैंने इतनी कमाई की थी, इतना पैसा दे दिया है, मतलब ये हमारा टैक्स गया है। दैट इज योर इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, आप जो प्रोफेशनली काम कर रहे हो उसके ऊपर भी क्या होता है, प्रोफेशनली, जैसे कि आपने कोई कंपनी खोल दी, ठीक है, तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ हमारी कंपनी के ऊपर इतना टैक्स लग रहा है। ओके, अब चलते हैं जरा इनडायरेक्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको आप लोग वैट टैक्स बोलते हो, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरह की बहुत सारी टैक्सेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हमारे ऊपर लगते हैं। हमें पता नहीं चलता कब लग गई, बट लग जाती है। जैसे इसमें सर्विस टैक्स एक दिया है, मैं उसका एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में आएगा। सर्विस आपने किसी से ली, फॉर एग्जांपल आपने ओला बुक की, ठीक है, ओला क्या है, एक सर्विस है, उसमें आपने पेमेंट पे कर दिया 300 रुपीज़। क्या उसने अलग से टैक्स मांगा था आपसे? नहीं ना, उसने अलग से टैक्स नहीं मांगा, उसने सिर्फ आप अपना जो है रेंट मांगा। कितना किराया बना, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, जितना बना उसने पे कर दिया। टैक्स अलग से नहीं मांगता है, बट फिर भी वो टैक्स जो है पे किया जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है, उसी 300 के अंदर इन्वॉल्व रहता है। समझे इस बात को, दैट इज योर सर्विस टैक्स। तो इस तरह से जो टैक्सेस आते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, सॉरी, जिस तरह से जो टैक्स पे किए जाते हैं वो हमारे सब क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ हमने टैक्स पे कर दिया है। ओके, आगे बात करेंगे आपकी बुक में और क्या क्या चीजें दी गई हैं। इनकम टैक्स, स्टूडेंट्स एक हेडिंग है इनकम टैक्स। सिंपल सी वर्ड में बताता हूं, जो भी टैक्स आप अपनी इनकम पर पे करते हो दैट इज योर इनकम टैक्स। ओके, खत्म बात। चलो फिर उसके बाद बताते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को क्या याद करना है, याद करना है आपको। एनएसएससी, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, एक एसएससी कौन होता है आप बताओ जरा। आप जानते हो एसएससी किसको बोलते हैं, जो बंदा टैक्स पे करने वाला है उसको बोला जाता है एसएससी। जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसको क्या बोलना है, एसएससी बोलना है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, दिमाग के अंदर याद रखो। जैसे आपने टैक्स पे किया, दैट मीन्स यू आर एन एसएससी। ओके, इन द टैक्स लैंग्वेज में आपको एसएससी बोला जाएगा, मार्केट लैंग्वेज में यू आर एसएससी। ओके, सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? बेटा एक तो ईयर होता है जो जनवरी टू दिसंबर चलता है, बट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है हमारे फाइनेंस का ईयर कौन सा होता है। तो मैं आपको बताऊं, वो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च टू 1 अप्रैल होता है। अब कैसे सर, 31 मार्च के बाद में ही 1 अप्रैल लग जाती है, एक दिन का डिफरेंस भी नहीं आया, क्या ये ईयर हो गया? नहीं बेटा, एक साल पूरा घूम कर जाओ। जैसे कि मान लो आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 2021, ठीक है, तो उसके बाद में यहां पर 2022 तक, ठीक है, 2021 से लेकर 2022 तक जो एक साल पूरा कंप्लीट होगा दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखो कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, एक्चुअली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर 31 मार्च तक जाता है। आप चाहे इसको 1 अप्रैल से पकड़ लो, चाहे 31 मार्च से, वो आगे पीछे एक दिन आ ही जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। ओके, आगे चलते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है स्टूडेंट, जरा इसके बारे में बता दो। असेसमेंट ईयर, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जो कि आपका अगला साल फॉलो करता है। जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर किया, फाइनेंशियल ईयर इज फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको फॉलो करता है, असेसमेंट ईयर को। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं ऐसे समझाता हूं। सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल कितना, कहां से लेकर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक था, तो ये तो फाइनेंशियल ईयर बन गया, राइट, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर।
एक ईयर जो है 220, सॉरी यहाँ 1 आएगा, वहाँ 2022 है ना, तो यहाँ 1 आएगा। एक साल का फाइनेंशियल ईयर हमारा बन गया। बट व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसके अगले साल जब प्लानिंग करोगे, जैसे ही 31 मार्च खत्म हुआ, आप अब अगले साल में 1 अप्रैल 2021 पर आ गए, मतलब एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। और वो फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका कौन सा होगा? 2021 से लेकर 2022 तक होगा। यही आपका असेसमेंट ईयर है। कौन सा? एक तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अगले साल में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वही फाइनेंशियल ईयर आपका बन जाता है असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 एंड 2022, ठीक है, यहां तक चलेगा। 2021 से लेकर 2022 तक अभी करंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा, तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो असेसमेंट ईयर है। मतलब 2022 के बाद में 2023 तक जो आएगा वो हमारा क्या है? असेसमेंट ईयर है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? एसएससी कौन? जो टैक्स पे कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बनता है। असेसमेंट ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो अगला साल आता है फाइनेंस का, वही हमारा क्या है? असेसमेंट ईयर है। ओके स्टूडेंट्स, चलें और आगे। चलो, टैक्स समझाया, उसके बाद ये कुछ टर्म्स थे आपके इनकम टैक्स के ऊपर, तो वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग और आगे और बताते हैं आपको और चीज़ें क्या दी हुई हैं बुक के अंदर। जल्दी से चीज़ों को नोट करते रहो साथ ही में, ठीक है। एक होता है स्टूडेंट पैन कार्ड होता है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? आप जो पैन कार्ड जो बनता है उस पर ऊपर लिखा रहता है आयकर विभाग, मतलब टैक्सेशन, ठीक है। आयकर विभाग जो होता है वो आपका पैन कार्ड निकाल कर देता है। वो इसी पैन कार्ड नंबर पर ही आपसे क्या करता है? टैक्स वसूल करता है। जब भी आप कोई टैक्स पे करने जाते हो तो उसका पूरा डाटा जो है आपके इसी अकाउंट नंबर पर चढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट बनाते हो ना, तो बैंक अकाउंट बनता है, यहाँ पैन कार्ड में परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है। तो बैंक अकाउंट में आपकी डिटेल रहती है पैसा लेने और देने की, ठीक है, पूरी डिटेल रहती है, कब आपने पैसा लिया, कब आपने दिया। इसी तरह से पैन अकाउंट नंबर में क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर में क्या होता है कि आपके टैक्स का पूरा लेना देना वहां पर चढ़ाया जाता है। आपने कितना टैक्स लिया, कितना टैक्स दिया, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है इस नंबर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर एन अकाउंट। ये एक टाइप का अकाउंट हो गया। ओके, अब चलते हैं बहुत ही ज्यादा जो आपको जानने लायक है, जो आपके काम में आएगा, उन चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कंप्यूट कैसे करना है, मतलब कैलकुलेट कैसे करना है, जरा इस बारे में आप लोग ध्यान दो। मैं आपको सारी चीज़ें टर्म टू टर्म समझाता चलूँगा स्टूडेंट्स, उस बारे में आपको ध्यान देकर रखना है। जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करते रहना। वैसे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या करना चाहिए। ओके, चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। और चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि याद रखना पड़ सकता है चीज़ों को। तो मैं आपको ये चीज़ अब क्लियर कराता हूँ कि आपको इनकम टैक्स कैसे पे करना होता है और कौन कौन सी चीज़ों पर पे करना होता है, कौन से इनकम पर आपको पे करना होता है, क्योंकि इनकम भी बेटा बहुत टाइप की होती है। ठीक है, चलो देखो कौन कौन से इनकम पे करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी बुक में ये बताया जा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो आप सैलरी लेते हो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी आपकी एक सैलरी, अगर सैलरी के नाम से कोई इनकम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। हाउस बेचते हो, प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हो, वहाँ से जो इनकम आती है तो वहाँ से जो इनकम आई है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ से भी जो इनकम आएगी उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। नोट करते रहना सारी चीज़ों को। ओके, फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप जो कैपिटल गेन करते हो, कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपको वहां से बहुत भारी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो है वही आपका क्या है, कैपिटल गेन है, और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
दूसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अगर किसी और दूसरी तरह के सोर्सेज से अगर आप इनकम ले रहे हो तो वहां से भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? तो कहाँ से प्रॉपर्टी बेच रहे हो, या फिर आपके पास कहीं सैलरी से इनकम आ रही है, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, कहीं से कैपिटल गेन हो गया है, तो इस तरह से चीज़ों पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, बट अब यहाँ जरा चलते हैं और आपको बताते हैं इनकम टैक्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कि यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम? जैसे आपका क्या है कि आप 2-3 बिजनेस कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बिजनेस कर रहे हो तो किसी एक बिजनेस का ही टैक्स देना पड़ेगा और आप टैक्स से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। आपके टोटल बिजनेस से जितना आपको पैसा इनकम हो रहा है सभी बिजनेस से मिलाकर, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम जहां जहां से आ रही होगी उस सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 बिजनेस चला रखे हैं और एक बिजनेस का टैक्स पे कर दिया, बाकी बिजनेस से जो इनकम आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पे करना पड़ता है हर एक इनकम पर। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। ATC, ATD एंड ATG एक्सेट्रा सेक्शंस हमारे होते हैं जो कि इनकम टैक्स के अंदर वर्क करते हैं। ये टैक्सेशन और ये जो सेक्शंस हैं ये हमें ये बताते हैं कि आपको किस रूल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे टैक्सेशंस पे करना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, बट आप ये समझो कि जो टैक्सेशन होता है हमारी गवर्नमेंट हमसे अकॉर्डिंग टू सेक्शंस लेती है। ओके, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। ओके, उसके बाद में ये भी बताया जाता है कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो टैक्स है वो किस पर लेविड होता है, किस पर लेवलाइंग होगा, इसके बारे में जरा समझते हैं। लेविड टैक्स आपका उस पर लिया जाता है जितना आपका प्रॉफिट होता है उस पर। आप जरा इस बारे में समझना। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक बिजनेस चालू किया, बिजनेस में आपने एक खिलौने को बनाया और उस खिलौने का प्राइस था 100 रुपये, आपने बेच दिया 150 पर, ठीक है। तो वो 100 रुपये पे जो आपने लगाया है उस पर आपसे नहीं लिया जाएगा, वो 50 रुपीज़ जो इनकम आपने की थी, प्रॉफिट किया था, उस पर आपसे टैक्स वसूला जाएगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें और जान लो जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं या कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं वसूला जाता है। जैसे कौन कौन सी इनकम? एक फार्मर इनकम की जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है, एक फार्मर इंडिविजुअल पर्सन की जो एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है उस पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस बारे में जरा आप ध्यान रखना। आपके पेज नंबर 101 पर आपको ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखने वाली है। अंडर सेक्शन 80G IT में, IT एक्ट है, ठीक है, उसमें 80G सेक्शन जो है उसके अंदर ये बोला गया है कि डोनेशन अगर आप करते हो, किस में डोनेशन करना है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में एंड सर्टेन अदर डोनेशन। किसी भी तरह का अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जरा इस बारे में ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट पे कर रहे हो, जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, मतलब आपने किसी को घर जो है एक गिफ्ट दे दिया, अब सोचो जरा, तो ये गिफ्ट तो बहुत भारी वाला इनकम का हो गया। अब घर, भाई किसी को घर गिफ्ट कर देना कोई छोटी मोटी इनकम थोड़ी ना, कोई छोटा मोटा वो थोड़ी ना है, ठीक है, कोई छोटा मोटा कैपिटल नहीं है, ये कम से कम लाखों का लेना देना है, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गिफ्ट लेने देने पे हो सकता है, बट डोनेशन ले दे रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने 80G IT सेक्शन के अंदर फिक्स किया है। उसके बाद में अंडर सेक्शन 80D के अंदर यह बताया जाता है कि इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जितना भी आपका इनकम जा रहा है वो आपका टैक्सेशन से बाहर रहेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, जनरली द मैक्सिमम परमिशन डिडक्शन फ्रॉम
टू वेरियस काइंड्स ऑफ द सेविंग्स, कई तरह की अगर आप सेविंग कर रहे हो तो वहां पर 80C के अंदर ये बोला गया है कि 1.5 लाख तक की सेविंग जो होगी, 1,50,000 की जो सेविंग होगी उस पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ तरह की चीजें थी, कुछ तरह के इनकम थे जिन पर आपको ये बताया गया कि आपसे यहाँ टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक बार हाई रिपीट करते हैं फिर आपको आगे ले चलते हैं। जैसे पहला क्या आया था, फार्मर एग्रीकल्चर से इनकम जो लेता है, जो फार्मर होता है अगर एग्रीकल्चर कर रहा है, किसानी कर रहा है, तो वहां से जो इनकम आएगी उस पर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप किसी भी तरह का डोनेशन देते हो, पीएम रिलीफ फंड करते हो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड करते हो, तो आपको वहां पर भी डोनेशन में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। डोनेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, पीएम और चीफ मिनिस्टर का ही नहीं, ठीक है। तो डोनेशन पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। दूसरी बात, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था उसकी बात करें, 80D के अंदर जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट देते हो उसके अंदर भी टैक्स नहीं देना होता है। और अगर आप सेविंग्स कर रहे हो, 1.5 लाख तक की सेविंग्स है, अगर आपकी 1.5 लाख के अंदर की सेविंग्स हैं, तो आपको उस पर भी टैक्स नहीं पे करना होता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब चलते हैं और चीजों पर, आपको बताते हैं कुछ चीजें और टर्म्स हैं जो कि हमारी टैक्स के अंदर से अलग हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर गर्ल्स, 1.5 लाख रुपए तक जो आता है वो हमारा क्या है, टैक्स से फ्री है। जैसे कौन सी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये हमारा 1.5 लाख रुपए तक अगर आपने इसमें मिला है, आपको इसमें पैसा, ठीक है। सुकन्या के लिए मतलब बच्चियों के लिए, छोटी छोटी गर्ल्स के लिए क्या होता है, उनके लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसकी तरफ से गवर्नमेंट हमें 1.5 लाख रुपए पे करती है। तो कुछ कंडीशंस के अंदर उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 ईयर, पोस्ट डिपार्टमेंट पे अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर भी आपको टैक्स नहीं देना है 5 ईयर के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि आपको अभी पता चलेगा कि अगर आपने इनमें से कहीं पर इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि यहां पर इन्वेस्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है हमें, है ना। चलो आगे चलेंगे। फिर उसके बाद एनएससी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम, गवर्नमेंट हमारी निकालती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो होता है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना होता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC, ठीक है, यहां पर LIP लिखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा ये। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज आप कराते हो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी टैक्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पर टैक्स देना पड़ सकता है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पे टैक्स नहीं देना था, कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस बारे में आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब उसके आगे हम लोग और बढ़ाएंगे और ये समझाते हैं आपको कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि मैंने क्या बातें समझाई हैं और क्या नहीं, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा आपको, अगर आप अंडर एज हो, मतलब 60 अंडर एज हो, तो आपको टैक्स के रूल्स जानने चाहिए, ठीक। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स फिक्स कर रखे हैं जहां पर हम लोग एज के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। अगर आप अंडर 60 एज हो तो आपके लिए कुछ अलग रूल्स हैं, अगर 60 to 80 एज हो तो आपके लिए कुछ और रूल्स आएंगे, और अगर 81 एज के ऊपर हो तो आपके लिए रूल्स अलग हो जाएंगे। तो वो कौन से रूल हैं, कौन सा टैक्स पे करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, ये चीजें मैं आपको समझाता हूं, जरा आप ध्यान दें। देखो सबसे पहले मैं यहां पे चार्ट बनाऊंगा, अंडर एज 60 से अगर अंडर एज हो तो आपको टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा, जरा उसके बारे में समझो। सबसे पहले मैं यहाँ स्लैब बना देता हूँ। स्लैब्स आपकी कौन कौन सी होंगी, स्लैब का मतलब होता है आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, आपकी इनकम कितनी है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर इनकम टैक्स, आपको स्लैब के अंदर इनकम टैक्स कितना पे करना होगा, जरा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्लैब्स आएगा, स्लैब्स पर कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। IT मैंने लिख दिया, आपको समझ जाना है इनकम टैक्स। एजुकेशन टैक्स कितना पड़ेगा, जरा इसके बारे में भी समझो।
एजुकेशन सेस। और स्टूडेंट्स यहां पर एक आता है हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। सेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पर भी एक टैक्स देना पड़ता है, दैट इज योर एजुकेशन सेस। एंड हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया जाता है। अच्छा, अब मैं जरा आपको कुछ चीजें यहां पे बताना शुरू करता हूं। आप सबसे पहले कैटेगरी में आते हो 2,50,000 की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट्स? 2,50,000 कैटेगरी के अंदर हो अगर आप। कहां तक इनकम है आपकी? 2,50,000 तक इनकम है, 2,50,000 तक। यहां लिख लो अप टू, क्या है? अप टू 2,50,000 तक। तो आपके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है, आप टैक्स मुक्त हो। ठीक है, ये किसके लिए चल रहा है? अगर 60 एज तक कोई बंदा है और अगर वो हमारा 2.5 लाख रुपए तक एनुअल इनकम कर, बेटा ये एनुअल इनकम की बात चल रही है, ये भी ध्यान रखना। कौन से इनकम की? एनुअल इनकम की बात की जा रही है। ये एनुअल मतलब 1 साल की इनकम। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक के ऊपर जाते हो, 2.5 लाख 1 रुपए, 2.5 लाख तक तो मुक्त थे, लेकिन जैसे ही 1 रुपया आपने ज्यादा कमाया, 50,000 1 रुपए आपने ज्यादा कमाए, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? अरे यार 1 मिनट, 3 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और कहां तक? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा? जरा इसके बारे में भी समझो। 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? लेकिन एक कंडीशन और है स्टूडेंट्स, यहां पर टैक्स किसका पे करेंगे? किसका पे करेंगे? या कौन सी इनकम का? मतलब 2.5 लाख के ऊपर जितनी इनकम जा रही है, 5 लाख के अंदर जितनी इनकम। तो यहां पे मेरी बात को समझो, यहां पे नीचे एक और चीज बताएंगे आपको, ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितना होगा? -2,50,000 रुपीज। ठीक है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं था, आपको पहले भी पता था। 2.5 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम करोगे, माइनस कर देना है आपको, -2,50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज, ये आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है अपनी इनकम में से। तब जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ एजुकेशन सेस में आपको देना पड़ता है 2% टैक्स ऑन। कहां पर? ऑन टैक्स देना पड़ता है, ऑन टैक्स। जरा इस बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, आपको टैक्स के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 2%। और इसके लिए चलता है हमेशा 1% ऑन टैक्स। जितना आप टैक्स पे करोगे उसके ऊपर आपको पे करना है। अब तीसरी बात और आती है, क्या? कि आपके अगर इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हो जाती है। कहां तक? 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक अगर आप पहुंच जाते हो, तो आपकी जो इनकम होगी, जो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, वो कैसे लगेगा? आपको लगेगा टैक्स यहां पर 12,500 रुपए तो आपको पहले भी पे कर देने हैं, अलग से ही, बिना कुछ सोचे समझे। 12,500 रुपए तो ऐसे ही दे दो भाई गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद आपको 20% है इसके लिए, 20% मनी जो है आपको और देनी पड़ेगी। किस पर देनी पड़ेगी? माइनस कर देना। अभी हम लोग 5 लाख तक देकर आ रहे थे ना, अब आपको माइनस कर देना है ऑन -5 लाख। कितना? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज जैसे ही आप माइनस करोगे स्टूडेंट्स, वैसे ही जो इनकम बचेगी उसी के ऊपर आपको 20% पैसा दे देना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे 2% इसका भी निकाल दो, एजुकेशन सेस का, ऑन टैक्स, ये भी 1% ऑन टैक्स, मतलब जो टैक्स पे कर रहे हो उसके ऊपर आपको पे करना है। अच्छा, फिर और चलते हैं जरा। 4th में, अगर 10 लाख तक कमा कर आ चुके हो ना, अगर अब आप ओवर 10 लाख करते हो, ओवर 10 लाख,
बताओ ये बात समझ में आ गई। 10 लाख से जैसे ही ऊपर गए तो आपको 12,500 की जगह पर अब 1,12,000 रुपए तो सीधा सीधा दे देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,12,000 रुपए, साथ ही साथ 30% का टैक्स दे देना है। कब दोगे? कहां तक देकर आए थे? 10 लाख तक देकर आए थे ना। अब 10 लाख के ऊपर कमाई कर रहे हो तो माइनस कर दो यहां पर, कितना? -10 लाख रुपीज। तो उसके बाद जो बचेगा, 10 लाख हटा दो और 10 लाख हटाने के बाद जो बचा उसके ऊपर आपको 30% रुपए देने पड़ेंगे। बताओ ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे 2% ऑन टैक्स ये भी रहेगा और 2% ऑन टैक्स ये भी रहेगा, आपको ये भी पे करना पड़ेगा साथ ही साथ। बताओ चार्ट समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, काफी चीजें हैं याद करने वाली, तो मैंने यहां पर आपको जो बुक में दिया है सिर्फ उतना ही बताया है। 5% आपको देना है 2.5 लाख से 5 लाख तक। अगर आप 2.5 लाख तक इनकम करते हो तो नील हो, मतलब कुछ नहीं देना, बिना टेंशन के आप जीते रहो। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जैसे ही आओगे तो 2.5 लाख के ऊपर तक तो 2.5 लाख तो फ्री था, 2.5 लाख के ऊपर जैसे ही गए तो जितना पैसा ऊपर कमाओगे उतने का 5% पे कर देना। देखो लिखा ना -2,50,000, तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर जितना भी आप कमा रहे हो उस पर आपको 5% टैक्स पे करना है। उसके बाद एजुकेशन टैक्स 2% देना ही देना है, 1% ऑन टैक्स आपको ये देना ही देना है। फिर यहां पर आ जाते हैं 5 लाख तक आप टैक्स पे करके आ चुके, लेकिन कोई इंसान है जो 5 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रख रहा है, तो 5 लाख से ऊपर अगर आप इनकम कर रहे हो 10 लाख तक की तो आपको 12,000 12,500 रुपए तो दे देने हैं पहले ही, और साथ ही साथ 20% का टैक्स अलग से और देना है। साथ ही साथ एक एजुकेशन सेस देना है और फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी आपको 1% देना होता है, लेकिन ये ऑन टैक्स मतलब टैक्स पर देना होता है। जितना आप टैक्स पे करोगे उसका 1% निकालो और वो पे करो। फिर अगर 10 लाख के ऊपर जाते हो तो आपको 1,12,500 रुपए दे देने हैं और साथ ही साथ 30% का टैक्स और देना है। एजुकेशन सेस आपका 2% और 1% ये रहेगा। बताओ स्टूडेंट समझ में आ गया चार्ट? ठीक है, रिवाइज भी करा दिया। ये स्लैब्स आपको याद रखनी, 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर, 4 तरह की स्लैब्स हैं। 2.5 तक फ्री हो, फिर उसके बाद 2.5 से जो 5 का चलेगा उसमें 5% चलेगा। ठीक है, 5 से जो 10 का चलेगा उसमें हमारा 20% रहेगा और 10 से ऊपर जब चलेगा तो 30% हो जाएगा। आपको बस इस तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में याद कर लेना है। और इसको 2% ये 1%, इतना ही रहेगा। अब एक टाइप और आता है जब 60 से आगे चले जाते हो एज, ये था उनके लिए जो 60 एज के थे। ठीक है, अब आपको और चीजें सिखाते हैं। जब 60 एज के लिए हो तो आपको क्या चीजें यहां याद रखनी है, जरा उसके बारे में समझो। चेंज तो यही होता है, बाकी कुछ तो चेंज नहीं होता, मैं इसलिए इसको मिटाऊंगा सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो मेरी बात को समझते जाना। मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक समझाता जाता हूं, बुक में क्या क्या चीजें दी हुई हैं वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप आ गए हो 60 to 80 एज के अंदर। ओके, देखो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं अप टू 3 लाख। यहां पर अब जो 60 टू एज के अंदर हैं, 2.5 लाख की कहानी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे 3 लाख वालों की। अगर आप 3 लाख तक पैसा कमा रहे हो, कहां तक? 3 लाख तक। ओके स्टूडेंट्स, 3 लाख रुपए तक पैसा कमा रहे हो तो आप नील हो। क्या हो? आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आप 3 लाख से ऊपर गए, 3 लाख से, मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, लेकिन 1 रुपए भी तो लिखना है यार। चलो 1 रुपए लिख दिया और आप कहां तक पहुंच गए? 5 लाख रुपए तक पहुंच गए। तो आपको जैसे पहले 5% देते आए हो वैसे ही आज भी देना है, लेकिन कहां पर? माइनस कर दो 3 लाख, क्योंकि 3 लाख तक तो फ्री थे, तो माइनस कर दिया 3 लाख रुपीज। और इसके ऊपर जो पैसा दोगे वो आपको, जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपको 5% टैक्स दे देना है। फिर यहाँ पर आपका एजुकेशन सेस इनके लिए इक्वल ही रहता है, जितना आप पहले दे रहे थे उतना ही आज भी देते रहो। 2% ऑन टैक्स, टैक्स पर आपको 2% देना है। चलो आगे चलते हैं। फिर आप समझोगे 5 लाख तक दे चुके थे, 5 लाख 1 रुपए से आगे आ जाओ, 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। ओके स्टूडेंट, कितना देना होता है? 20% पहले देते थे, उतना ही देना ही आज भी, लेकिन पहले 12,500 रुपए और देते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो चीज बदल गई है, आपको सिर्फ 12,500 नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए देनी है, क्योंकि आदमी बुढ़ा हो चुका है ना भाई, वो कितना ज्यादा पैसा दे देगा, सब दे देगा तो फिर बचाएगा क्या? तो 10,000 रुपए आपको ये देने होंगे। पहले 12,500 था, अब 10,000 हो गया। और माइनस किससे कराना है? कितने रुपए पे आपको 20% देना पड़ेगा? तो माइनस करा दो 5 लाख रुपए से।
5 लाख रुपए के ऊपर आप जितना भी टैक्स पे करोगे उतना आपको, सॉरी, जितना भी आप कमाओगे उतना उसके ऊपर टैक्स दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो और आगे चलते हैं। 2% इसका रहेगा ही रहेगा ऑन टैक्स। आगे बढ़ो। फिर उसके बाद थर्ड वाली जो कंडीशन आती है ओवर 10 लाख, है ना, हाँ, मोर देन 10 लाख। तो ओवर 10 लाख जब आप पे करोगे स्टूडेंट्स, जब आप कमाओगे तो आपको 1,10,000, पहले यहां 12,500 था तो 1,12,500 हो गया था, अब 10,000 है तो 1,10,000 हो जाएगा। तो यहां पर आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 30% पैसा और पे करना पड़ेगा। 30% किसका? 10 लाख के ऊपर जितना कमाओगे उसका। तो माइनस कर दो 10 लाख से, तो जितना पैसा आप ज्यादा कमाओगे उतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका? अंडर 60 80 एज का। बताओ ये बात क्लियर हो गई? अभी लेकिन एक और चार्ट बचा है। एक और चार्ट कौन कौन सा बचा है जरा उसके बारे में समझते जाओ। फिर इन्होंने ये कहा कि अगर आप 81 एज के आ जाते हो, ठीक, तो आप अगर 5 लाख रुपए तक कमा रहे हो, अगर मैं इसको रफ करता हूं और बताता हूं आपको कि अगर आप अप टू 5 लाख रुपए तक कमा रहे हो, अप टू 5 लाख रुपए, कहां से कहां तक? 81 एज वालों के लिए है। 81 के आगे आपको बढ़ना है, ओवर 81, ओवर 81। ओके, तो देखो 5 लाख तक आप कमा रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देखो आपकी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है आप उतना फायदे में आते जा रहे हैं, नील 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 रहेगा। लेकिन आपने जैसे ही 5 लाख 1 रुपए से ऊपर कमाया, 5 लाख 1 रुपए से लेकर ऊपर जैसे ही कमाओगे 10 लाख तक, ओके स्टूडेंट्स, कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। हाँ ठीक है, तो उसके बाद वहां पर आपको कितना पे करना पड़ेगा? 20% डायरेक्ट पे कर दो। 10 लाख तक 20%। आपको पता है 10 लाख हमारा थर्ड वाली कंडीशन में आता था, लेकिन वहां पर हम लोग 20% पे करते थे और साथ में कुछ पैसा। लेकिन अब कुछ पैसे नहीं पे करने, अब सीधा सीधा 20% आपको पे कर देना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में, और 2% का सेस तो लगेगा ही लगेगा इनके ऊपर, ठीक है, 2% सेस और 1% सेस वो लगता रहेगा। उसके बाद समझो अगर मोर देन चले गए, मोर देन 10 लाख रुपीज, बताओ ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो आपको पे करना पड़ेगा 30% प्लस 1 लाख रुपीज साथ में, 1,10,000, 1 लाख रुपीज सीधा एक साथ बढ़ा दिया। याद रखो कितना? 1 लाख रुपीज तो आपको पे करना ही करना है, प्लस कर देना है 30% ज्यादा पैसा। और किसके ऊपर? जितना 10 लाख के ऊपर जितना जाओगे उसके ऊपर। और यहां माइनस कर देना था 5 लाख, माइनस 5 लाख। बताओ ये बात समझ में आ गई? यहां कर दो माइनस 10 लाख, सॉरी ये कितना? हाँ 10 लाख है, 10 लाख। तो इतना रुपए जब माइनस करोगे तो जो बचेगा पैसा उसके ऊपर आपको क्या कर देना है? पे कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके चार्ट थे, आपको इनको याद रखना है। ओके, तो अगर आपने ये चार्ट तैयार कर लिए हैं तो अब हम आपको ये बताते हैं इनका यूज कैसे करना है। यूज करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज क्लियर कराना चाहता हूं। आपको यूज करने के पहले ये याद रखना चाहिए कि आपके पास एक और अलग से एक चार्ज लगता है जिसे हम लोग सर चार्ज कहते हैं। सर चार्ज किस अकॉर्डिंग लगता है मैं वो आपको बताता हूं। सर आप ने कितनी इनकम की है अभी तक? मैंने आपसे अभी तक जितने भी चार्ट बनवाए हैं सब में 10 लाख की इनकम मैंने आपको बताई है। 10 लाख की इनकम पर आपके टैक्स इस तरह से जाते हैं। लेकिन जरा ये सोचो कि 10 लाख से ऊपर गए तो क्या होगा, राइट? तो हमारा एक सरचार्ज अप्लाई होता है और वो सरचार्ज जो होता है हमसे ये कहता है कि अगर आप 50 लाख, ठीक है, 10 लाख से 50 लाख के ऊपर तक तो ये जाएगा ही जाएगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक अगर कमाते हो, 50 लाख से 1 करोड़, मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको सिर्फ 10 लाख के ऊपर बताया था, ठीक है। अब 10 लाख से ऊपर आप जाओगे तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक आपका ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 50 लाख के ऊपर एनुअल इनकम होगी आपकी 1 करोड़ तक, ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आपका 10% का सरचार्ज कटेगा। सरचार्ज कटेगा। मैंने कौन से टैक्स की बात की है? सरचार्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये कितना कटेगा? 10%।
10% कटेगा। जैसे अभी यहाँ पे 20% कट रहा था, ये 30% कट रहा था, इसी तरह से ये भी कितना कटेगा, 10% डिडक्ट होगा। ओके, लेकिन अब और सोचो, अगर 1 करोड़ रुपए तक आपकी इनकम रही, 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो कितना टैक्स कटेगा, मैं बताऊं आपको। फिर आपका 1 करोड़ से ऊपर 15% का टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये हर एक कंडीशन के लिए रहेगा। मीन्स आप कितनी 3 कंडीशन पढ़ के आए हो ना, अंडर 16, 16 to 18 एंड 81 प्लस, ये 3 कंडीशन पढ़ी ना। आप सबके लिए आपको ये चीज अप्लाई करवानी पड़ेगी, सरचार्ज वाली, कि आप अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहते हो तो आपको क्या पे करना है, सरचार्ज। और कितना, 10%। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करोगे तो आपको 20% पे करना पड़ सकता है। क्लियर? चलो अब चलते हैं और आगे और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें दी गई हैं स्टूडेंट्स। उसके आगे इन लोगों ने न्यूमेरिकल को लगवा के दिखाए हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 हम लोगों की स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल below, check and decide whether the individuals have to pay income tax। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि किसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और किसको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपने चार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं कि कहाँ कहाँ आपको इनकम टैक्स देना है, कहाँ कहाँ नहीं देना है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। सबसे ज्यादा ख्याल आपको एज का रखना चाहिए, एज कितनी है उनकी, ठीक है। एज को देखते ही हुए हम लोग बताएंगे इंडिविजुअल एंड एज इनकी इतनी रहेगी, और साथ ही साथ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम इनका इतना है, टैक्सेबल इनकम। तो बताओ बेटा, ये लोग विल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट, आपको बताना है कि इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ बताएंगे रिजल्ट, हम यहाँ रिजल्ट लिखे दे रहे हैं ताकि आपको पता चले हाँ या ना में जवाब बताना, हाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो समझो मेरी बातों को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा सॉरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, मिस निकिता मैम है कोई, ठीक है। निकिता मैम 27 ईयर एज की हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट चार्ट के अंदर हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमने वहां पर आपको बताया था 16 अंडर जितने लोग आएंगे सब उसी फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, क्या याद हो, इनका टैक्सेबल इनका इनकम कितनी है, 2,34,000। अगर आपको याद हो कि मैंने वहां 3 टाइप की कंडीशंस आपको पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो एनुअल, तो आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना है। 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख से कम रुपए, ठीक है, 2,50,000 रुपीज, अदरवाइज 2,50,000 अंडर अगर आप कमा रहे हो तो आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना है। बताओ ये बात समझ में आई थी। फिर दूसरी वाली कंडीशन क्या थी फर्स्ट चार्ट के अंदर, जिसमें अंडर 16 था, मैंने कहा था अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो, 2,50,000 to 5 लाख रुपीज, देन यू हैव टू पे इनकम टैक्स। हाउ मच? सो आपको पे करना था 5% इनकम टैक्स, और किसके ऊपर, जितना भी 2.5 लाख से ऊपर का आपकी इनकम होगी उतनी इनकम के ऊपर आपको पे करना था। फिर उसके बाद में और नीचे आते हैं हम लोग और बात करते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक की हो गई हमारी। अब हम लोग चलेंगे उसके आगे 5 लाख से 10 लाख के ऊपर, और वहां पर हमें पे करना पड़ता था 12,000 पे कर चुके थे, है ना। अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 12,500 रुपए पे कर चुके थे। अब जब आप 10 लाख रुपए तक कमा लेते हो, 5 लाख से 10 लाख तक, तब आपको 1,12,500 रुपए देना पड़ता है, प्लस आपको यहां पर 20% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक बार कंफर्म कर लूं कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो रहा है अपने माइंड पर, शायद में कुछ गड़बड़ होगी क्या। हाँ मैंने कहा हाँ
अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक कमाते थे तो 12,500 रुपये आपको पे करना पड़ता था और उसके साथ 20% टैक्स देना पड़ता था। और जैसे ही आप 10 लाख के ऊपर जाते हो आपको 1,12,500 रुपये देना पड़ता है, साथ ही साथ 30% डिस्काउंट देना पड़ता था। ये कंडीशंस मैंने सिखाई थी आपको। आप देखो यहाँ कितना है, 2,34,000। आपको 2,50,000 के ऊपर टैक्स देना है। ये तो 2,50,000 हुआ ही नहीं न, जब हुआ नहीं तो इसका मतलब इनको टैक्स देना नहीं। तो ये 2,50,000 के अंदर है, मतलब हम यहां लिख देंगे नील, और या तो नो, इनको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इनको टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये 2,50,000 के अंडर में है। बताओ ये बात समझ में आ गई? और चलते हैं जरा और आगे, समझो मेरी बात को। चार्ट याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। मुझे भी देखो अभी चार्ट में क्लियरली याद नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आपको कौन कौन सी कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर भी मुझे हद तक एक चार्ट याद है, आप लोग उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करके देखो जरा। फिर मैंने आपको ये बोला, जैसे अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास दूसरी मैम कौन आएंगी, कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी आ गए, सर आ गए हमारे पास में, मिस्टर कुलकर्णी। तो जरा याद करो स्टूडेंट्स, ये लोग आ गए 36 के अंदर, मतलब उन्हीं की कैटेगरी में, अंडर 60 कैटेगरी। तो वहां क्या होता था अंडर 60 कैटेगरी में, अभी अभी हम लोग पढ़कर आए। अगर आप 2.5 लाख के ऊपर कमाते हो, ठीक है, 2.5 लाख तक हो तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5% चार्ज देना पड़ेगा। 5 से 10 जाओगे तो आपको 12,500 रुपए, और साथ ही साथ क्या 20% का टैक्स लगता है। और 10 लाख के ऊपर जैसे ही गए आपको 1,12,500 रुपए और 30% टैक्स देना पड़ता है। तो देखो इन्होंने कितनी कमाई की, 3,27,000। कौन सी कैटेगरी आ रही है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है कि नहीं, 3 लाख है ना, 2.5 से 5 के बीच में है, तो मतलब हमारा सेकंड कैटेगरी आएगी। यहां पर इनको टैक्स देना पड़ेगा, यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, 5% का टैक्स इनको लगेगा, ओनली 5%। जरा ध्यान रखो, चार्ट पढ़ो एक बार, ये 3-2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, और वहां पर हमने बताया था आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर और टैक्स की बात करो, वैसे तो आपको यहाँ येस और नो में बताना है, आप यहाँ सीधा सा आंसर लिख दो येस, इनको टैक्स देना है, ऊपर लिख दिया नो, इनको टैक्स नहीं देना है। अगर टैक्स देना पड़ता तो कितना, 5% टैक्स देना पड़ता, ये भी मैंने आपको बता दिया। और चलते हैं आगे थर्ड वाले कंडीशन में, और इन्होंने हमसे क्या कहा, मिस मेहता, मिस मेहता हैं, उनको जो उनकी एज जो है 44 है, और ये 5,82,000 रुपीज़ पर एनुअल कमा रहे हैं। तो बेटा देखो 5 लाख से 10 लाख के बीच वाली कंडीशन आ गई, मतलब थर्ड वाली कंडीशन हो गई। थर्ड वाली में मैंने क्या कहा था, हाँ इनको भी टैक्स देना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। अच्छा इसी के साथ ये भी बता देते कितना देना पड़ेगा, तो इनको देना पड़ेगा हमारा 12,500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, मतलब 12,500 रुपीज़ तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 20% का टैक्स वाली कंडीशन भी मिलेगी आपको, इतना और देना पड़ेगा। साथ ही साथ एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो होता था वो भी देना पड़ेगा। फोर्थ वाले में आ जाओ स्टूडेंट्स, फोर्थ में इन्होंने क्या कहा, इस बार चलते हैं हम लोग मिस्टर बजाज के पास में। मिस्टर बजाज जब आए थे तो 64 ईयर, देखो अब सेकंड वाला चार्ट हो गया, 60 के ऊपर आ गए, 60 to 80 वाला। और वहां क्या क्या कंडीशन थी स्टूडेंट्स, मैं जहां तक आपको याद कराऊं तो आपको यहां पर देना पड़ता था जब आप 3 लाख रुपए तक कमाते थे। जहां तक मैंने याद किया है आपको, मैंने जो याद करवाया है, मैंने कहा था जब आप 3 लाख रुपए कमाते हो तो आपको बिल्कुल चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे अभी मैंने आपको 2.5 लाख वाली कंडीशन बताई थी फर्स्ट चार्ट के अंदर, 2.5 लाख कमाते हो तो बिल्कुल नहीं देना है, 3 लाख या 3 लाख के अंदर तक कमाते हो तो बिल्कुल नहीं देना होता है। किसको, 60 to 80 एज वालों को, ठीक है। फिर 3 लाख से सीधा 5 लाख के बीच में आते हैं और आपको वहां 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख 1 रुपीज से लेकर 10 लाख रुपए तक आते हैं, फिर आपको वहां पर पूरे कितने 10,000 और 20% पैसा और देना पड़ता था। अगर 10 लाख से ऊपर जाते हो तो आपको वहां पर 1,20,000 रुपीज देना पड़ता था, साथ ही साथ 30% और देना पड़ता था। तो इन्होंने कितना कमाया, 8,40,000,
8,40,000 रुपीज़ कमाया, मतलब ये हमारा 5 से 10 साल वाली एज हो गई। तो कौन सी कंडीशन लग गई स्टूडेंट? पहली वाली तो 3 लाख तक थी, दूसरी वाली 3 से 5 लाख की थी, ठीक है, जिसमें 5% टैक्स जाता था। ये तीसरी वाली है जिसमें 5 से 10 लाख है और इनको टैक्स देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा तीसरी वाली कंडीशन में? मैंने कहा 10,000 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ 20% पैसा और देना पड़ेगा, इतना इनको देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आ जाओ 5th वाले में इन्होंने कहा है मिस्टर डेजिलिवा। कौन है? डेजिलवा है, मिस्टर डेजिलवा। ओके, इनकी एज है 81 ईयर्स। 81 ईयर्स वाला चार्ट आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स, तो खाली 2 ही कंडीशंस मैंने आपको वहां पर बताई थी। इन्होंने कमाया कितना है जरा इसके बारे में बात करो। इन्होंने कमाई की है हमारे पास में 4,50,000 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 81 एज वाला जो बताया था, कहा था कि 5 लाख रुपए तक अगर आप कमाई करते हो तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होता है, यही बताया था। ठीक है, यही बताया था ना? चेक करता हूं जरा एक बार, 1 मिनट रुकना। कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ, मैंने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए तक जब कमाए थे तो 1 रुपये चार्ज नहीं देना होता था, नील होता था, मतलब इनको चार्ज नहीं देना है। ये इसका आंसर है बेटा, नो आंसर, इनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बिना चार्ट के आप पेपर में सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चार्ट में कंफ्यूजन होगा थोड़ा थोड़ा, बट 1-2 बार 4 बार जब याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलें, आगे बताएं और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको, एज देखकर, अपनी कंडीशन देखकर ये बताना था कि कौन कौन से चार्ज कितने कितने परसेंट पर कितने कितने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, प्रैक्टिस सेट 6.2 थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। चलो देखो क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करो और चेक करो कि टैक्सेबल इनकम है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको ना कुछ चीजें ऐसी बताई थी जिन पर टैक्स नहीं लगता है और ऐसी इनकम भी बताई थी जिन पर टैक्स लगता है, ये भी तो बताया था स्टूडेंट, है ना। इस क्वेश्चन को वैसे ही रिलेट करके पढ़ना है आपको। मैं आपको बताता हूं करना क्या है आपको। देखो, मिस्टर करतार सिंह, एक करतार सिंह है आपके पास में, एक आदमी का नाम है, जो कि एज कितनी है 48 ईयर्स है, मतलब आप समझ चुके होंगे, हमको फर्स्ट चार्ट के अंदर वाले कंडीशन से बनाना है। वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज 42,000, मतलब अलाउंसेस डिडक्ट करने के बाद में उनके हाथ में जो पैसा आता है, उनकी मंथली इनकम खाली कितनी है? मंथली इनकम है 42,000। बेटा मैं एनुअली चार्ज काटता हूं, आपको पता होगा जितने भी कंडीशंस आपने पढ़ी हैं वो सब एनुअली इनकम पे लगने वाली हैं, तो हम मंथली क्यों रखें, इसको एनुअली इनकम बताओ ना। एनुअली इनकम कितनी हो गई इनकी, तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मंथली है, मंथली में 12, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसीलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देंगे पूरे साल की इनकम में। तो कितनी हो गई इनकम? 12 2 24, कैरी 2, 12 4 8 एंड 5,04,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई तो हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब उसके आगे जरा और बातें समझो क्या कहा गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट्स 3,000 रुपीज जीपीएफ में कन्वर्ट करते हैं। किसमें देते हैं? जीपीएफ में। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, जीपीएफ इन्वेस्टमेंट। जीपीएफ में कितना इन्वेस्ट किया स्टूडेंट्स? इन्होंने इन्वेस्ट किया 3,000 रुपीज। कितना इन्वेस्ट कर देंगे? 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद में, लेकिन ये मंथली इनकम कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं तो हम एनुअली जीपीएफ निकालें। एनुअली जीपीएफ इज इक्वल टू 3,000 इंटू 12, टोटल 36,000। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो ये दी गई है कि यहां पर बोला जा रहा है एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनएससी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं?
NSC में इन्होंने 15,000 इन्वेस्ट किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इन्होंने ना बताया नहीं है कि यहाँ पर ये मंथली है या एनुअली, तो हम लोग क्या इसको एनुअली मानकर चलेंगे। यहाँ मंथली नहीं लिखा, इसके साथ में, इसके नाम के साथ में मंथ लिखा था, मतलब हम समझ गए थे कि मंथली है तो हमने एनुअली कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर मंथ नहीं लिखा है इनके इसके साथ में, तो हम क्या ये समझेंगे कि एनुअली इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या देते हैं, डोनेट भी कर रहे हैं। ये कितना डोनेट कर रहे हैं, डोनेट करते हैं 12,000 रुपीज़ डोनेट कर देते हैं PM रिलीफ फंड में। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूट द इनकम टैक्स, इनका बताना है कितना आएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय एक चीज़ बताई थी कि ये सब चीज़ें जो हैं इन पर टैक्स नहीं लिया जाता। GPF, NSC, म्यूचुअल फंड, इन सब पे टैक्स नहीं जाता है। जरा इन सब चीज़ों को आप देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर डोनेट में भी टैक्स नहीं लगेगा, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले तो इनकी इनकम से इसको हटा दो कि इस पर हमें टैक्स नहीं लेना है, गवर्नमेंट हमसे इससे टैक्स नहीं लेगी। तो देखो 15,000 तो यहाँ दे रहे हैं, 36 यहाँ और 12,000 यहाँ, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया इन्होंने, इन्वेस्ट कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000। अगर मैं ऐड करूं 36 एंड 15, 51 हो गया और ये हो गया 63,000। राइट स्टूडेंट्स, इतने रुपीस आपको पता चल गया कितना पे किया है इन्होंने। उसके बाद अब इनका टैक्स लगेगा तो किस पर लगेगा, इस पर तो लगना नहीं है। तो इनकी इनकम में से इस रुपए को हटा दो कि हमें इस चीज पर टैक्स नहीं चाहिए भाई, ठीक है, हमें इस पर टैक्स नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हमसे इन अगर हमने यहाँ खर्च किया है तो हमसे इस पर टैक्स नहीं कैलकुलेट करती है वो। अच्छा, फिर उसके बाद में हमसे ये पूछा जाएगा कि अब टैक्स लगेगा तो किस पर लगेगा। तो आपको ये पता चल गया ना कि 63,000 पे टैक्स नहीं लगना है, तो लगना किस पर है, टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, टैक्सेबल अमाउंट। तो बेटा जितनी इनकम थी आपकी उसमें से ये पैसे हटा दो क्योंकि इस पर टैक्स नहीं जा रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट बचेगा 5,04,000 रुपीज माइनस 63,000। तो आपका माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पर 4 में से 1 गया, 3 बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 30 और हमारे पास में 50 माइनस 6 44। क्या सही बच रहा है, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। हाँ, हम लोगों को यहाँ पर 1 बचाना है। फिर उसके बाद में हमारा क्या 50 में से ये माइनस होगा तो आ जाएगा 44। इतना अमाउंट हमारा आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। आगे चलें अब। तो आपको अब जो टैक्स लेना है वो किस पर लेना है, इतनी अमाउंट पर लेना है। जरा इस बात को समझ के चलना, ठीक है। चलो बताते हैं और आगे इस पर अमाउंट आएगा तो कितना आएगा इसके बारे में भी समझ लो। तो ये बताओ, मुझे जरा सोच के बताओ, इनकी एज जो थी कितनी दी गई थी, इनकी एज जरा क्वेश्चन में पढ़ो, 48 ईयर्स। कितनी एज थी स्टूडेंट्स, 48 ईयर्स थी। तो हमारा कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग इनका टैक्स लेना चाहिए हमें, फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंडर 16 उसी में आता है। तो इतने रुपए पर हमें क्या लेना है, इनकम टैक्स लेना है। ये टैक्सेबल अमाउंट है, अभी अभी मैंने यहाँ लिखा था, मिटा दिया है, आप यहाँ लिख लो, ये है टैक्सेबल अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिस पर टैक्स एबल है, ठीक है, टैक्स लेने योग्य अमाउंट ये है। चलो, तो कितना टैक्स लोगे जरा इस बारे में सोचो। अगर आप 2.5 लाख कमाते तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते तो आपको टैक्स देना पड़ता। और कितना देना पड़ता, 2.5 लाख के ऊपर जितना कमाओगे उतना। तो 2.5 लाख के ऊपर कितना कमा रहे हो बता सकते हो, माइनस करके देखो इसको, ठीक है। तो ये अमाउंट तो हमारा अभी आ गया है। आप इसको टैक्सेबल अमाउंट मत बोलो, आप इसको सिर्फ इतना बोलो, इनकम उनकी इतनी हो गई है, क्योंकि बाकी चीजें तो इन्वेस्ट कर दी, इतनी इनकम है उनकी। टैक्सेबल अमाउंट हमारा अब निकल कर आएगा, टैक्सेबल अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर जितना है। तो 4,41,000 में से हमने 2,50,000 रुपए माइनस कर दिए। तो यहाँ पे 3 जीरो तो डायरेक्ट बच गए, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 4 में से 5 गया तो हमारा 9 बचा और यहाँ पे 1 बच गया। इतने रुपए पर आपको टैक्स लेना चाहिए। अगर इतने रुपए पर आप टैक्स ले रहे हो तो कितना लोगे जरा इसके बारे में भी बताओ। 5% तो पहले आपको डायरेक्ट ले लेना है, ठीक है। तो आपको टैक्स कितना लेना है, टैक्स आपका जाएगा 19,000 इंटू 5%। तो 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 0, 5 1 जब 5, 5 9 जब 45, कैरी 1, 5 1 जब 5 एंड 9।
इतने रुपए टैक्स आप दोगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था चार्ट में कि आपको एजुकेशन सेस और साथ ही साथ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी देना पड़ता था। तो एजुकेशन सेस क्या होता था? टैक्स ऑन टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगे। तो देखो एजुकेशन सेस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? टैक्स ऑन टैक्स होता था ना, टैक्स इतना आया, और एजुकेशन सेस जो होता था वो 2% का होता था। मतलब आपको 2% यहां से ले लेना है, तो कितना आ जाएगा 2% का? मतलब 0 to 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10 हो गया, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 191 रुपए आपको देना पड़ेगा एजुकेशन सेस। उसके बाद में आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी कितना जाता, तो मैं यहाँ सिंपल उसमें लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। मैंने ऐसे लिख दिया, स्टूडेंट समझ जाना। हाँ, ये वो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो कितना होगा? 1% होगा ऑन टैक्स। मैंने कहा था टैक्स पर, तो टैक्स हमारा कितना है? इतना है 95,501 अपॉन 100, 1% लेंगे। तो आप जब 100 से डिवाइड कराओगे स्टूडेंट्स तो आएगा 95.50 रुपीज। इतने रुपए आ जाएंगे हमारे पास में। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर उसके बाद ये भी समझो कि अगर आपने इतना रुपए टैक्स दिया एजुकेशन सेस में, इतना रुपए आपने एजुकेशन सेस यहां से दिया, वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस दिया, यहां पर आपने टैक्स दिया, तो टोटल टैक्स कितना दे दिया आपने? टोटल टैक्स तो देखो बेटा ये तो देना ही पड़ेगा 9550 प्लस, फिर आपको क्या देना पड़ेगा? मैं नीचे प्लस कर देता हूं, 191 रुपीज ये देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको 95 रुपीज और देने पड़ेंगे, 50 है ना। तो कितना रुपए हो गया? ये हो गया 50, ये हो गया 6, 9 9 18 एंड 23 कैरी 2, 6 एंड 2 8 एंड 9, इतने रुपए आपका टैक्स जाएगा। बताओ समझ में आया? ठीक है। क्या किया है? पहले मैंने ये देखा कि उनकी इनकम कितनी थी, इनकम उनकी इतनी थी, बट उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कि जहां हम टैक्स नहीं ले सकते, तो हमने उस रुपए को हटा दिया जिस पर हमें टैक्स नहीं चाहिए था। आपने इस इनकम में से उन रुपयों को हटा दिया जिस पर टैक्स नहीं ले सकते हो। तो 63,000 के आसपास इन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था जिस पर टैक्स नहीं लेगी हमारी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छे कामों के लिए इन्वेस्ट किया था। उसके बाद में जितना रुपए बचेगा, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस किया था, तो 63,000 माइनस किया तो हमें पता चला 4,41,000 रुपीज इनके पास बच रहा है। इस पर टैक्स लेंगे, और किसके अकॉर्डिंग लेंगे? फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। फर्स्ट चार्ट हमारा क्या कहता था स्टूडेंट्स? फर्स्ट चार्ट हमारा ये कहता था कि आप अगर 2.5 लाख रुपए तक इनकम कर रहे हो तो आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम करोगे तो देना, वो भी 2.5 लाख के ऊपर कितना की वो देना है। तो देखो यहाँ पर ये कितनी इनकम कर रहे थे? 4,41,000। तो देखो 2.5 से 5 लाख के बीच में था, तो इसलिए इनके ऊपर चार्ज लगेगा, वो भी 5% वाला हमने यहाँ पे लगाया। हमने देखा कितना रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिया, जो बचा वो ज्यादा बचा। अब इतना ज्यादा कमा रहे हो तो इसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब इस पर हमने 5% निकाला तो हमारा टैक्स इतना बना। एजुकेशन सेस टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लिया गया 2% का, तो वो इतना बना। फिर टैक्स ऑन टैक्स हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी होता था, तो उस पर भी हमने 1% चार्ज लिया, तो वो उतना बना। तीनों टैक्स ऐड करके बताया हमने इतना रुपए उनको टैक्स देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चंस और पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। टैक्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और आपको सेक्शन कौन कौन से अकॉर्डिंग कैसे कैसे पढ़ने हैं, ये सारी चीजें मैंने इस सेशन के अंदर कवर कर दी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए थे, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सेशन को लाइक करना, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे safe.